तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के बारे में। तो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के बारे में केवल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई। तो फाई पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले एन फाई की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर। इन्फ्लुएंस फैक्टर फार्मूला होता है 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और ये तो 10 के फॉर्म में होता है, साइन के फॉर्म में निकालोगे तो आएगा 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाइव। तो एन फाइव के टर्म में एन क्यू एन गामा एन सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एन जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वह सॉइल पे किस तरह से डिपेंड करता है उसके बारे में देखते हैं। तो स्पेशल केस में देखेंगे तो पहला अगर कंडीशन है फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, इट मीन्स if soil is clay, then if soil is clay then phi internal friction angle phi equals to 0। तो इस केस में हम लोग निकालेंगे तो एन सी की वैल्यू आएगी 5.7, एन गामा इक्वल्स टू आएगा 0, एन क्यू वैल्यू आएगी 1। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू टरजागी थियरी इक्वल्स टू 5.7, यानी सी एन सी होता है तो सी तो है एन सी की वैल्यू कितना है 5.7, तो 5.7 इंटू सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू की वैल्यू 1, तो गामा डी एफ इंटू 1, तो गामा डी एफ। हम लोग जानते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालेंगे तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ। तो ये निकालेंगे नेट अल्टीमेट तो आएगा 5.7 इंटू सी। अब टरजागी के अकॉर्डिंग जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है क्ले के लिए तो याद रखेंगे एन सी की वैल्यू 5.7, एन क्यू की वैल्यू 1, एन गामा की वैल्यू 0। तो कभी कभी ये भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर सॉयल आपका क्ले है तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी एन सी की वैल्यू क्या होगी, एन क्यू की वैल्यू क्या होगी, एन गामा की वैल्यू क्या होगी, एंड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या होगा। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी याद रखेंगे 5.7 इंटू सी। अब ये तो टरजागी के अकॉर्डिंग है। अगर प्रांडल के अकॉर्डिंग बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर देखेंगे क्ले के लिए तो अकॉर्डिंग टू प्रांडल एन सी की वैल्यू होता है फॉर क्ले 5.14, एन क्यू की वैल्यू 1, एन गामा की वैल्यू 0 फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल। प्रांडल थ्योरी इज सेम एज टरजागी थ्योरी बट डिफरेंट बिटवीन ओनली द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की डिफरेंट होता है। और एक जो हम लोग कंडीशन पढ़े थे कॉन्टेक्ट प्लेन। तो in Prandtl theory contact plane between footing and soil is assumed to be smooth, and in Terzaghi theory assumed to be rough। अब हम लोग पढ़े थे कि टरजागी थ्योरी जो होता है वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं फैमिली इक्वेशन, वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए, यानी शेप क्या है स्ट्रिप है, स्टिफ या वॉल फुटिंग के लिए। तो अगर डिफरेंट शेप की फुटिंग बनाए हम लोग तो उस केस में क्या वही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फार्मूला फॉलो होगा या कुछ चेंज होगा। तो कुछ फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मतलब यह है कुछ चेंज हो जाता है तो वो चेंजिंग देखेंगे। तो मॉडिफिकेशन फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि फार्मूला हम लोग पढ़े थे स्ट्रिप फुटिंग के केस में। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए फार्मूला था सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू, या इसी को हम बोलते हैं क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। तो ये तो स्ट्रिप के लिए है, इसका तो स्क्वायर के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर के लिए फार्मूला हो जाएगा, जैसे इसमें हम लोग हाफ को क्या लिख दिए हैं 0.5, इसमें हाफ को लिखिए 0.5 लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना है, सी एन सी यानी फर्स्ट वाले पार्ट में 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और गामा डी एफ ये सेकेंड पार्ट एज इट इज रहेगा, 0.5 की जगह 0.4 आ जाएगा। यह स्क्वायर फुटिंग के लिए जब भी स्क्वायर बोलेगा तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला हो जाएगा। अगर आपका सर्कुलर बोल रहा है कि सर्कुलर फुटिंग है तो उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फर्स्ट पार्ट में 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड पार्ट एज इट इज रहेगा, 0.4 की जगह यहाँ पे 0.3 कर देंगे, ये सर्कुलर के लिए। अब अगर फुटिंग रेक्टेंगुलर या राफ्ट है उस केस में क्या होगा। अगर फुटिंग रेक्टेंगुलर या राफ्ट है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस 0.3 बी अपॉन एल
CNC, तो एक्स्ट्रा ये फैक्टर बढ़ जाएगा 1 + 0.3 B/L CNC। सेकेंड पार्ट एज इट इज रहेगा, लास्ट पार्ट हाफ, और 1 माइनस हो जाएगा 1 - 0.2 B/L B गामा N गामा। तो ये रेक्टेंगुलर और राफ्ट फुटिंग के लिए याद रखेंगे, रेक्टेंगुलर या राफ्ट के लिए है, याद रखेंगे। मॉडिफिकेशन फॉर द शियर फेलियर, मॉडिफिकेशन फॉर शियर फेलियर ये कब कब हम लोग यूज करेंगे। जैसे टरजागी के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QU का जो इक्वेशन आया, जिसको फैमिली उपकरण से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें टरजागी के अकॉर्डिंग जो शियर फेलियर है वो हम लोग लेते हैं जनरल शियर फेलियर। अगर जनरल शियर फेलियर का कंडीशन नहीं दिया है और वहाँ बोल रहा है लोकल शियर फेलियर है, वहाँ पे बोल रहा है लोकल शियर फेलियर है, तो लोकल शियर फेलियर अगर हो रहा है तो उस केस में क्या चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग होता है, तो इसमें देखिए, तो मॉडिफिकेशन फॉर शियर फेलियर के बारे में दिया है। बोला द एबव इक्वेशन जनरल शियर फेलियर इज कंसिडर्ड, यानी जो जनरल इक्वेशन हम लोग यूज़ किए हैं उसमें जो शियर फेलियर का कंडीशन है वो जनरल लिए हैं। बट इफ सोयल फेल इन लोकल शियर फेलियर देन यूज मॉडिफाई वैल्यू ऑफ C एंड फाई, तो C और फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर विल बी एज पर मॉडिफाइड फ्रिक्शन एंगल। अब जब C और फाई चेंज होगा, तो जब फाई की वैल्यू चेंज होगा, इसका मतलब बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू जो होता है NC NQ N गामा है वो भी चेंज होगा, क्योंकि फाई चेंज हो रहा है और बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर केवल फाई पर डिपेंड करता है। तो वो चेंज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद रखेंगे, अगर लोकल शियर फेलियर के लिए निकालना है तो लोकल शियर फेलियर के लिए C मॉडिफाइड कोहेजन की वैल्यू 2/3, और ये C हो जाएगा जो भी C की वैल्यू दिया होगा कोहेजन की वैल्यू, तो लोकल शियर फेलियर के लिए निकालना होगा तो 2/3 कर देंगे। और मॉडिफाइड वैल्यू फॉर लोकल शियर फेलियर इक्वल टू, अगर इंटरनल फ्रिक्शन एंगल निकालना तो tan phi m मॉडिफाइड इंटरनल फ्रिक्शन एंगल इक्वल टू 2/3 tan phi कर देंगे। तो ये वैल्यू याद रखेंगे 2/3। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। तो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल में देखेंगे, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इन बियरिंग कैपेसिटी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो हम लोग पढ़े थे कि वाटर टेबल की वैल्यू अगर राइज कर रहा है टुवर्ड्स ग्राउंड लेवल, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, इंक्रीज करा तो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैं बोला था कि अगर जो भी ब्लजिंग होती है, बल्जिंग या हीविंग होता है, या स्ट्रेस इफेक्ट या फेलियर जोन, अगर उस रेंज के आसपास है वाटर टेबल का पोजीशन, तो बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर एब्सोल्युटली इफेक्ट करता है। लेकिन अगर बहुत डीपर साइड में है तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितने कंडीशन हो सकते हैं वाटर टेबल पोजीशन का। तो ये आपका, जैसे ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ये ग्राउंड लेवल है, या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिखाया गया है DF, और एक लेवल होगा ये फाउंडेशन लेवल, ये ग्राउंड लेवल, और फाउंडेशन लेवल से B डेप्थ नीचे एक और ये टोटल लाइन है। तो ये B डैश जो B डेप्थ नीचे हम लोग लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस का जो मैक्सिमम इफेक्ट है या शियर फेलियर वो B डेप्थ तक ही, फाउंडेशन लेवल से B डेप्थ तक ही एक्सटेंड करता है। और उसके बाद ये 3 जोन, तो पूरा जो सोयल है वो 3 जोन में डिवाइड हो जाएगा, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। अगर वाटर टेबल का पोजीशन जोन फर्स्ट के अंदर है, अगर वाटर टेबल का पोजीशन जोन फर्स्ट के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा दिए हैं जोन फर्स्ट के अंदर, जोन फर्स्ट, ये जोन फर्स्ट हो गया, और यहाँ से ले लिए फाउंडेशन लेवल से इसका डेप्थ Z1 ले लिए हैं। और दूसरा पोजीशन सेकंड जोन के केस में वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे ले लिए हैं और डेप्थ Z2 ले लिए हैं। तीसरे जोन में वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे है और डेप्थ Z3 ये अब ले लिए हैं। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं वाटर टेबल का, ये 3 कंडीशन हो सकते हैं वाटर टेबल का। तो
अगर जोन फर्स्ट के अंदर है, जोन फर्स्ट के अंदर वाटर टेबल का अवेलेबिलिटी अगर पता है या दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे। अब सबसे पहले जब भी वाटर टेबल का इफेक्ट पता करना है और डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है कि वाटर टेबल का पोजीशन फाउंडेशन लेवल से कहीं नीचे है या कहीं नीचे, तो उस केस में सबसे पहले यह चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं जोन फर्स्ट तो नहीं लाई कर रहा। अब जोन फर्स्ट चेक करने के लिए आप देखेंगे बी की वैल्यू दिया होगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन, तो फाउंडेशन लेवल से बी डेप्थ नीचे तक चेक करेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है वाटर टेबल। अगर बी डेप्थ नीचे है तो उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बी डेप्थ के अंदर है जैसे, तो ये हो जाएगा जोन फर्स्ट सेकंड का प्रॉब्लम। अगर बी डेप्थ के अंदर है इसका मतलब ये जो जोन सेकंड में आ जाएगा। तो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि अगर जोन फर्स्ट के अंदर आ रहा वाटर टेबल का पोजीशन, तो उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर जोन सेकंड में है या थर्ड में है वाटर टेबल का पोजीशन और पार्शियली है, इसका मतलब ये बीच में कहीं होगा, ना तो ये डॉटेड लाइन ना तो फाउंडेशन लेवल पे है, ना तो डॉटेड लाइन नीचे वाली डॉटेड लाइन पे है। तो उस केस में जो इफेक्ट होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर, वो दो कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। एक होता है इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट होता है। तो इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जहाँ पे गामा होगा और जहाँ सी होगा, जहाँ फाइव होगा, वहाँ डैश कर देते हैं, और गामा जहाँ होता है वहाँ गामा इफेक्टिव लेते हैं। जहाँ पे गामा होगा वहाँ पे गामा इफेक्टिव लिखते हैं। तो यह चेंजिंग होता है इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम लोग दूसरा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वाटर टेबल का इफेक्ट, और दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर सेम आएगा, अप्रोक्सीमेटली दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप, आंसर सेम आएगा। तो दूसरे कॉन्सेप्ट के वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम लोग गामा इफेक्टिव लिखते हैं, जहाँ पे गामा इफेक्टिव, जैसे फर्स्ट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट में हम लोग गामा की जगह गामा इफेक्टिव कर देंगे, तो सेकंड वाले जो कॉन्सेप्ट होगा गामा इफेक्टिव की जगह हम लोग लिखते हैं गामा एवरेज इनटू आर स्टार। तो आर स्टार क्या है, आर स्टार कौन बोल रहे हैं, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। अब इनका जितने चाहे गामा इफेक्टिव है, गामा एवरेज है, आर स्टार है, इनका फार्मूला होगा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा पुट करेंगे, आपका वाटर टेबल का इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर कितना हुआ ये पता चल जाएगा। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ये से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं आंसर से। जैसे यहाँ पे दिया है जोन फर्स्ट के अंदर, अगर जोन फर्स्ट के अंदर है वाटर टेबल का पोजीशन, तो उस केस में क्या होगा। तो केस व्हेन वाटर टेबल इज इन जोन फर्स्ट at a depth Z1 which is greater than B from the foundation level, तो जोन 1 इज बिलो द स्ट्रेस जोन, यानी B डेप्थ से भी नीचे डेप्थ पे है। तो देयरफॉर वाटर टेबल इन दिस जोन विल नॉट इन्फ्लुएंस द बियरिंग कैपेसिटी। और अगर सेकंड जोन में है, व्हेन वाटर टेबल इज जोन एट डेप्थ Z2 बिलो द फाउंडेशन लेवल, यानी ये इसके बीच में लाइव करेगा। जोन 2 किस में लाइव करेगा, Z2 की वैल्यू 0 से B तक लाई करेगा। ये जोन सेकंड को दर्शाता है। इन दिस केस फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, अब अगर सेकंड ये जोन, अगर वाटर टेबल का पोजीशन सेकंड जोन में आ रहा है, तो सेकंड जोन में अगर आएगा तो हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो पढ़े थे उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक CNC, दूसरा गामा DF NQ, और तीसरा होता है हाफ बी गामा एन गामा। अब ये जो सेकंड पार्ट होता है ये कौन सी स्वेल होती है, जो फाउंडेशन लेवल के ऊपर होती है। तो इसके गामा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जोन सेकंड कहाँ पे है, वो एक्चुअली है ये फाउंडेशन लेवल के नीचे। तो फाउंडेशन लेवल के नीचे जो स्वेल होगी उसी पे इफेक्ट होगा। तो एक तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है वो फाउंडेशन लेवल के नीचे जो स्वेल होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब इन फर्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में ही हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर जोन सेकंड के अंदर है।
तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस केस फर्स्ट एंड थर्ड term of the bearing capacity of the equation will be affected, whereas second term is unaffected, will be unaffected. To account of water table effect, I either use effective parameter और यूज वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो जो इफेक्ट होगा वाटर टेबल का, तो या तो वो इफेक्ट हम लोग इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट से अब निकालेंगे या तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर से निकालेंगे। इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट जैसे अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सी का सी डैश हो जाता है, फाई का फाई डैश हो जाता है, गामा का गामा डैश हो जाता है, तो गामा डैश तो निकल जाएगा, फाई डैश भी निकल सकता है, लेकिन सी डैश भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये निकालना थोड़ा सा कुछ डेटा और टूल्स आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, एक वैल्यू निकालने के लिए चले हैं और दूसरी वैल्यू निकालना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सी डैश फाई डैश अगर इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो सी डैश फाई डैश निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग सी अप्लाई तो करेंगे इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट, लेकिन सी का सी ही रहने देते हैं, फाई का फाई ही रहने देते हैं। तो जनरली इफेक्ट ऑन सी एंड फाई इज इग्नोर इन अब्सेंस ऑफ डेटा, यानी उसके लिए अलग से टेस्टिंग करके आपको सी डैश फाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालना पड़ेगा। बट इफेक्ट ऑन यूनिट वेट इज अकाउंटेड। तो सी डैश है तो सी डैश का सी ही ले लेंगे, फाई का फाई डैश का फाई ले लेंगे, लेकिन गामा डैश की जगह गामा डैश ही वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट जो बियरिंग कैपेसिटी पे होता है वाटर टेबल का वो डेंसिटी की वजह से ही होता है, तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो वही जो यूनिट वेट है उस पर जो इफेक्ट आएगा वो कंसिडर करेंगे, वो अकाउंटेबल होता है। इट मीन्स इफेक्ट ऑन फर्स्ट टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो अगर फर्स्ट पार्ट में देखो गामा नहीं है, यानी अगर जो सेकंड के अंदर वाटर टेबल है तो इफेक्ट सी डैश गामा डैश ये सब पे पड़ेगा, लेकिन पहले टर्म में सी एन सी होता है तो सी का सी डैश, तो सी डैश का तो सी ही हो जाता है इसमें, यानी इग्नोरेबल है। तो और गामा है नहीं, तो पहले पार्ट में जो कोई इफेक्ट एक तरीक़ा से नहीं पड़ेगा। तो सी डैश एन सी हम लोग लिख रहे हैं या सी एन सी लिख रहे हैं, तो दोनों केस में वैल्यू सेम है। अब दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट और वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अगर, तो अगर जोन सेकंड के अंदर वाटर टेबल का पोजीशन है तो सी का सी डैश हो गया एन सी प्लस सेकंड पार्ट एच टी रहेगा, कि ये फाउंडेशन लेवल के नीचे ऊपर वाली जो सॉइल उसके लिए होता है। तो वाटर टेबल तो कहाँ पे है, फाउंडेशन लेवल से नीचे है, तो इफेक्टिव में क्या हो जाएगा, हाफ बी गामा की जगह गामा इफेक्टिव और एन गामा ये तो एच टी रहेगा। अब गामा इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है, तो गामा इफेक्टिव का फार्मूला उसको समझने के लिए आपको यहाँ एक जनरल कंडीशन डायग्राम है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे समझ में आएगा चीज़ें। तो गामा एवरेज और या कह सकते हैं आर स्टार गामा इफेक्टिव ये सब कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई स्टेटा जनरल स्टेटा दिया इस तरह से और उसका टोटल डेप्थ आपका एच है और वाटर टेबल का पोजीशन पार्शियली दिया है, तो पार्शियली दिया है तो बहुत सिंपल केस है। तो ये सबसे जनरल कंडीशन यही है, वाटर टेबल है तो टॉप पे चला जाए या बॉटम पे चला जाए, उससे हम लोग वेरी करा के H1 H2 की वैल्यू वेरी करा के वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा वैल्यू। और वाटर टेबल का पोजीशन ऊपर से H1 डेप्थ पे है और बचा डेप्थ जो है H2 है। तो अगर इस केस के लिए अगर ये कंडीशन दिया वाटर टेबल का और उस केस में गामा इफेक्टिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे।
तो इस केस में अगर गामा इफेक्टिव निकालना है तो ऊपर चलेंगे, वाटर टेबल के ऊपर जो डेंसिटी यूज करेंगे बल्क यूनिट वेट, टोटल यूनिट वेट, तो गामा बी इंटू H1, यानी इस जोन के लिए गामा बी H1 प्लस नीचे ग्राउंड, अब वाटर टेबल के नीचे जाएंगे तो अगर वाटर टेबल के नीचे जो डेंसिटी लेंगे इस केस में इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट में गामा डैश सबमर्ज यूनिट वेट लेंगे, तो गामा डैश H2 डिवाइड बाई टोटल डेप्थ H1 प्लस H2, ये फार्मूला होता है गामा इफेक्टिव का। अब एवरेज वाला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, एवरेज का क्या फार्मूला होता है। तो गामा अगर एवरेज निकालना है फार्मूला वही रहेगा, गामा बी H1 अभी तक सेम है, लेकिन यहाँ पे वाटर टेबल के नीचे अगर हम लोग डेंसिटी जो लेंगे वहाँ पे सबमर्ज ले देते हैं, यहाँ सैचुरेटेड लेते हैं, तो गामा सैचुरेटेड H2 डिवाइड बाई टोटल डेप्थ ये हो रहेगा। तो मैं बताया था गामा इफेक्टिव की वैल्यू निकालना है, गामा इफेक्टिव की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो गामा इफेक्टिव इक्वल टू होता है आर स्टार गामा एवरेज, ये होता है। अब आर स्टार वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो हाफ 1 प्लस H1, यानी वाटर टेबल के ऊपर जो डेप्थ होता है H1 वो डेप्थ डिवाइड टोटल डेप्थ, ये फार्मूला होता है। अब अगर इसी केस को हम लोग वेरी कराएं तो क्या क्या सिचुएशन बन सकते हैं। जैसे अगर वेरी करा रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे केस फर्स्ट लिखा है इफ़ H2 इक्वल टू 0, तो H2 अब ये इस तरह से कंडीशन था और ये बोल रहा है कि ये वैल्यू 0 हो गया, H2 की वैल्यू ये करा 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे आ गया, बॉटम लाइन पे आ गया, बॉटम लाइन पे आ गया। इसका मतलब ये है H इक्वल टू क्या हो रहा है, केवल H1 हो जा रहा है। H2 का मतलब 0 लिखने का मतलब इतना है कि वाटर टेबल कहाँ आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो या तो अब ये फार्मूला इफेक्टिव वाला फार्मूला अप्लाई करें, या तो डायरेक्ट समझें कि जब यह स्टेटा था और वाटर टेबल का पोजीशन जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे बीच में कहीं था, यहाँ पे कहीं था, और अब वाटर टेबल का पोजीशन जैसे ही हम लोग इफ़ H2 इक्वल टू 0 करेंगे वाटर टेबल का पोजीशन बॉटम पे आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर जो सॉइल है, इसके ऊपर जो सॉइल है वो आपका क्या हो गया, पार्शियली हो गया। तो पार्शियली के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही H2 की वैल्यू 0 करेंगे तो H इक्वल टू H1 हो जाएगा। और अब चूँकि ऐसे वन मिनट, तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्ट अब देखेंगे तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगा गामा बी बल्क यूनिट वेट। तो चूँकि यह तरह कंडीशन था, पहले यहाँ पे कहीं वाटर टेबल था, अब यहाँ पे आ गया है। तो अगर फार्मूला अप्लाई करके आप निकालेंगे और फार्मूला में क्या करना होगा, H2 की वैल्यू जहाँ पे है 0 कर दीजिए और H1 इक्वल टू H कर दीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे गामा इफेक्टिव इक्वल टू आ जाएगा गामा बी। या तो आप फार्मूला अप्लाई करिए और वहाँ सॉल्व करें और फिर वैल्यू निकालिए, तो उससे पता चलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आप डायरेक्ट कॉमन सेंस अप्लाई करके भी ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये वाटर टेबल यहाँ पे था, अब वाटर टेबल यहाँ आ गया, ये केस क्या बता रहा है कि वाटर टेबल यहाँ आ गया, तो वाटर टेबल के ऊपर अगर इस वेल के लिए डेंसिटी लेना है इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट में, तो क्या लेते हैं ऊपर वाटर, गामा बी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं गामा बी होना चाहिए। दूसरा केस क्या दिया है, केस सेकेंड कह रहा है कि इफ़ H2 इक्वल टू H,
अब ये कब होगा, क्योंकि H इक्वल टू था H1 प्लस H2, अब बोला H2 इक्वल टू H है, इसका मतलब क्या है H1 इक्वल टू 0। अब H1 इक्वल टू 0 जैसे करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि अब जो वाटर टेबल बीच में कहीं पे था यहाँ पे, अब वाटर टेबल यहाँ आ गया, तो वाटर टेबल यहाँ आ गया। अब ये कंडीशन जो केस दिया है ये अप्लाई करिए और गामा इफेक्टिव वाले फार्मूला में आप पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो गामा इफेक्टिव जगह आएगा गामा सबमर्ज। अब एक तो हो गया ये फार्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकालें, दूसरा क्या हो सकता है कि आप कॉमन सेंस अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, अपने प्रैक्टिस से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि पहले वाटर टेबल यहाँ था, अब वाटर टेबल यहाँ आ गया, तो पूरा कि ये पूरा जो स्टेटा था, अब यही स्टेटा की हम स्टडी कर रहे थे, अब ये पूरा स्टेटा क्या है वाटर टेबल के नीचे है। और इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट में वाटर टेबल के नीचे जो डेंसिटी हम लोग लेते हैं क्या लेते हैं, सबमर्ज। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर के इसमें क्या लेते हैं, सैचुरेटेड लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, सबमर्ज लेते हैं। तो यहाँ पे गामा इफेक्टिव जहाँ पे है वहाँ डायरेक्ट आकलन के लिख दीजिए आप गामा सबमर्ज, बहुत सिंपल है। अब इसके पैरेलल चलेंगे, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज वाला फार्मूला हम लोग पढ़ ही चुके थे, और पहला वाला केस अप्लाई करेंगे H2 इक्वल टू 0, तो वहाँ पे भी गामा एवरेज का वैल्यू भी आएगा गामा बी और आर स्टार की वैल्यू आएगी 1। तो फाइनली दोनों से आंसर गामा बी ही आ रहा है। गामा इफेक्टिव इक्वल टू भी गामा बी, गामा एवरेज और आर मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है, गामा बी ही आ रहा है। तो कोई चेंज नहीं, आंसर वही आ रहा है। दूसरा केस यहाँ अप्लाई करेंगे तो आर स्टार की वैल्यू हाफ आ रहा है और गामा एवरेज की वैल्यू गामा सैचुरेटेड आ रहा है। तो आ जाएगा गामा इफेक्टिव, वहाँ पे गामा इफेक्टिव क्या आ रहा था, गामा सबमर्ज उस केस में आंसर। इस केस में जहाँ पे गामा इफेक्टिव है वहाँ पे आएगा आर स्टार गामा एवरेज, आर स्टार का वैल्यू हाफ, गामा एवरेज की वैल्यू गामा सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड इन हाफ आएगा। और ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, ये होता है सबमर्ज यूनिट वेट की इक्वल होता है, ये भी सबमर्ज यूनिट वेट की इक्वल होता है। तो आंसर लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे एक्चुअल जो हम लोग डायग्राम पढ़े थे उस डायग्राम के अकॉर्डिंग H1 H2 चेंज हो जाएगा और H की जगह B हो गया होगा और H1 के लिए अलग वैल्यू दिया होगा, तो वही अप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू आएगी। जैसे अगर जोन सेकंड में है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं गामा इफेक्टिव, यहाँ पे क्या लिख दिए गामा इफेक्टिव, तो गामा इफेक्टिव का फार्मूला लिखेंगे। अब ये जोन सेकंड में है, अब जोन सेकंड में हम लोग पढ़े थे, ये जोन सेकंड में ये फाउंडेशन हम लोग पढ़े थे कि जोन सेकंड में है, जोन सेकंड में, और जैसे ये पढ़े थे, ये जोन से ये ग्राउंड फाउंडेशन और ये था Z2 और ये था आपका B। तो गामा इफेक्टिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, गामा B, यानी अब वाटर टेबल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या लेंगे गामा B, तो गामा B डेप्थ क्या है Z2 है, तो Z2 प्लस वाटर टेबल के नीचे डेंसिटी क्या लेंगे सबमर्ज, और यहाँ पे यह डेप्थ कितना है H2 की जगह क्या आ जाएगा B माइनस Z2, तो B माइनस Z2 डिवाइड बाई टोटल डेप्थ H1 प्लस H2, यानी H1 प्लस H2 क्या है B। तो ये हो गया फार्मूला, वही है, वैल्यू वही सेम निकलेगा। अब यहाँ पे भी यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराया होगा, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कराया होगा कि एक कंडीशन आपका सेटिस्फाई कराएगा, यहाँ पे ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर वाटर टेबल का एक है, जैसे H2 इक्वल टू 0 करेगा तो वाटर टेबल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो गामा इफेक्टिव वाला अगर हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं तो गामा इफेक्टिव की जगह क्या लिख देंगे, गामा भी लिख देंगे। दूसरा कंडीशन ये बोलेगा कि वाटर टेबल अब यहाँ पे आ गया,
तो उस केस में जहाँ पे अगर गामा इफेक्टिव, अगर इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो गामा इफेक्टिव जहाँ आएगा वहाँ क्या ले देंगे, गामा सबमर्ज, यही है आंसर। तो वही वहाँ भी किया गया होगा, यही चीज़ वहाँ भी है, आप देखेंगे तो यही होगा। ये देखिए ये चीज़ है यहाँ पे भी, ये चीज़ एवरेज वाला वही से पैरेलल में अप्लाई करना है, वहाँ से वैल्यू पैरेलल में चेक करते रहना है और देखना है क्या चेंजिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर वाटर टेबल थर्ड आपका जोन थर्ड के अंदर है, तो जोन थर्ड के अंदर है, अगर जोन थर्ड में आएगा तो तीनों पार्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होता है वो फाउंडेशन लेवल के ऊपर है, और जोन थर्ड भी है, जोन थर्ड है वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ बताता है, फाउंडेशन लेवल से ऊपर। तो इसमें तीनों जो पार्ट है वो तीनों इफेक्ट होंगे वाटर टेबल से, तो वही इसमें भी लिखा होगा। और इफेक्ट होगा तो वाटर टेबल इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट, वाटर टेबल करेक्शन कॉन्सेप्ट। इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट में सी डैश का सी ही हो जाता है, फाइव डैश का फाइव हो जाता है, और गामा जहाँ होगा गामा इफेक्टिव लिखते हैं। गामा इफेक्टिव का फार्मूला हमें पता है, और फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या वेरिएशंस है, क्या डेप्थ है, वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे। अगर हम लोग वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर मोस्टली सबसे आसान होता है इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ पे आर की अगर वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो वहाँ आर की वैल्यू अलग निकालना पड़ेगा, गामा एवरेज की वैल्यू अलग निकालना पड़ेगा, और वहाँ पे केवल गामा इफेक्टिव। तो जब जैसे हम लोग गामा इफेक्टिव निकालेंगे, वहाँ एवरेज और आर स्टार दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू, फिर आंसर आएगा। तो आसान ईजी यही होता है इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। दोनों से आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। यहाँ पे वही बताया गया होगा, इन दिस केस पार्ट 1 सेकेंड एंड थर्ड विल बी अफेक्टेड, बट इफेक्ट ऑन फर्स्ट टर्म इज निग्लिजिबल, इसलिए सी डैश का सी ही हो जाता है, इसलिए निग्लिजिबल बोल रहा है, तो कोई चेंजिंग नहीं होना। हैंस आइदर यूज, अब इफेक्ट कैसे निकालेंगे, या तो इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, दोनों से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोनों अगर सेकंड जोन में तो क्या क्या चेंजिंग होगा ये देख सकते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीज़ें होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू इक्वल्स टू सी डैश एन सी गामा इफेक्टिव, यानी अब कहाँ पे है अभी पोजीशन हम लोग देखेंगे। तो ये वाटर फाउंडेशन है, यह फाउंडेशन है, और ये ग्राउंड लेवल है। तो वाटर टेबल कहाँ है, यहाँ पे है। तो जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है सोयल, तो फर्स्ट वाली सोयल भी यहाँ है, और लास्ट वाली सोयल भी यहाँ पे है, और सेकेंड वाला जो पार्ट आता है यहाँ पे होता है फाउंडेशन लेवल के ऊपर। तो सी का सी डैश हो गया, सी का सी डैश हो जाएगा। सेकेंड में गामा है, गामा इफेक्टिव हो गया, और हाफ बी गामा तो यहाँ भी इफेक्टिव लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हो गया है, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है क्या जोन करता, क्या इफेक्ट बता रहा है, फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सोइल होती है उसके लिए। अब चूँकि वाटर टेबल यहाँ पे है, तो ये तो पूरा का पूरा सबमर्ज है ना, पूरा का पूरा डूबा है। तो इसके लिए अगर गामा लिखना है, तो वाटर टेबल के अगर नीचे है पूरा का पूरा, तो वाटर टेबल के नीचे इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट के में हम लोग पढ़े थे कि वाटर टेबल के नीचे अगर डेंसिटी कहीं लेना है तो गामा सबमर्ज ले देंगे, तो वही यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गामा सबमर्ज। लेकिन इफेक्टिव हम लोग तब अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव गामा इफेक्टिव तब लिखेंगे जब हमें क्लियर नहीं पता है कि वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है हो रहा है कि वाटर टेबल के नीचे हो रहा है। तो अगर एक पार्शियली है पोजीशन है, तो उस केस में गामा इफेक्टिव लिखेंगे, और या तो पूरी की पूरी वाटर टेबल के नीचे है तो गामा समझ लिखना है, और अगर पूरा का पूरा वाटर टेबल के ऊपर सॉइल पड़ रहा है तो गामा बी लिख देना है, बहुत सिंपल है। तो अब यहाँ पे गामा इफेक्टिव का आ जाएगा गामा बी जेड थ्री हो गया, यानी वाटर ग्राउंड लेवल से डेप्थ कितना है, जेड3 है, और ये गामा बी हो गया, प्लस गामा सबमर्ज, गामा वाटर टेबल के नीचे डेंसिटी गामा सबमर्ज, और H2 की वैल्यू क्या होगा, DF माइनस जेड3 हो गया, डिवाइड बाई टोटल डेप्थ DF।
तो ऐसे पैरेलल में ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं, वही है चीज़ें, बहुत सिंपल है। अब इसमें भी केस क्या चीज़ें बन सकता है, इसमें मैं अभी जो मेन डायग्राम है वहाँ से समझ लेते हैं। तो मेन डायग्राम आपका है वाटर टेबल का, ये हो गया। अब वाटर टेबल यहाँ हो गया जो बोला ना। अब वहाँ पे जो केस करके बताया है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो केस वही बोल रहा होगा कि एक बार Z3 की वैल्यू 0 है, Z3 की वैल्यू 0, तो Z3 की वैल्यू 0 होगा। अब ये टोटल डेप्थ कितना है, ये तो DF है टोटल डेप्थ, और Z3 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब यह वाटर टेबल यहाँ से चल के अब यहाँ आ गया है। ठीक है, अब जब यहाँ आ जाएगा तो इतना तो क्लियर है कि सेकंड जो ये वाली जोन है, जो फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो सॉइल है, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। तो जहाँ पे सेकंड, अब जैसे सेकंड वाले टर्म में गामा इफेक्टिव और DF लिखा है, NQ लिखा है। अब ये अगर यह कंडीशन हो जा रहा है, यहाँ वाटर टेबल आ जा रहा है, तो गामा इफेक्टिव डायरेक्ट क्या लिख देना है, अब पूरा सबमर्ज हो गया। सेकंड जोन वाला, सेकंड पार्ट की जो सॉइल है, ये पूरा सॉइल क्या है, सबमर्ज हो गया। तो इसके जगह क्या लिख देना, गामा सबमर्ज, क्योंकि ये वाटर टेबल के नीचे हो गया, पूरा सबमर्ज हो गया है। और दूसरा उसमें केस बताएगा, दूसरा केस क्या बोल रहा होगा कि अगर DF जो ये वाला डेप्थ है, ये वाला डेप्थ, यानी डेप्थ, ये क्या डेप्थ है, ये निकालेंगे तो DF माइनस Z3 आएगा। अब बोल रहा है कि ये वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, दूसरे टर्म में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ DF इक्वल्स टू Z3, अब ये कंडीशन हो जा रहा है, इफ़ DF इक्वल्स टू Z3, इफ़ DF इक्वल्स टू Z3 हो जा रहा, तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर DF इक्वल्स टू Z3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है वाटर टेबल जो यहाँ पे है, अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया। तो इस जोन के सोयल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जोन के सोयल के लिए जो भी कंपोनेंट, जो भी पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए तो गामा सबमर्ज हो जाएगा, तो गामा सबमर्ज जाएगा। अब हमें जो ऊपर फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो सोयल है, उसके लिए जो पार्ट है, जो टर्म्स है, जो बियरिंग कैपेसिटी को जनरेट करने में अपना हेल्प या जो असिस्ट करता है, उसके बारे में देखना है। तो ये तो पूरा समझ है, तो इसमें जहाँ भी आएगा गामा समझ ले देंगे, लेकिन यहाँ पोजीशन अभी क्लियर नहीं कि क्या रखना है। लेकिन यहाँ अगर वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पूरा सॉइल, ये ऊपर वाली जो सॉइल है फाउंडेशन लेवल के ऊपर, ये पूरा, इसके लिए अगर डेंसिटी लेना है तो गामा B हो जाएगा। तो गामा इफेक्टिव क्या हो जाएगी, गामा B लिख देंगे, क्योंकि वाटर टेबल नीचे आ गया यहाँ पे और ये सॉइल वाटर टेबल के ऊपर हो गया। तो इसके लिए इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट में हम लोग वाटर टेबल के ऊपर डेंसिटी गामा B लेंगे। तो या तो एक जनरल प्रैक्टिस या कह सकते कॉमन सेंस अप्लाई करके आप वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो गामा इफेक्टिव, या आपके पास फार्मूला है, सब बता दिए गए हैं, या फार्मूले के थ्रू आप जाइए और वहाँ से कैलकुलेट करिए, फिर वैल्यू निकाल के आप वहाँ पे पुट करिए, उससे भी आंसर वही आएगा। बस ये है कि इस तरीके से जा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं तो। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस यानी डिफरेंट टाइप के सोइल के लिए अगर हमें निकालना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और वाटर टेबल का इफेक्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या वेरिएशंस होगा, क्या चेंजिंग होगा, उसके बारे में। तो आज के लिए मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है ऑफ इन्हेंसिंग योर नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।